जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी अगस्त 2023 एग्जामिनेशन के लिए चल रही ट्रिपल सी युद्ध अभ्यास बैच की आज चौथी क्लास है, जहां पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक आप सभी लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। दोस्तों, ट्रिपल सी के मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी के क्रैश कोर्स, ट्रिपल सी की ई बुक के लिए विजिट कर लीजिएगा abhayexcel.com। यहाँ पर आपको ट्रिपल सी का कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, बेहतर तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग लगातार पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम से पहले कम समय में हम कौन सी क्लास अटेंड करें जिसके माध्यम से हम ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें। तो हमने कराई है ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास। आप YouTube पर सर्च करेंगे तो YouTube पर ट्रिपल सी की सबसे फेमस क्लास बन चुकी है हमारी ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास। तो इस क्लास को आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। उससे पहले मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ग्राफिक्स कर्व है। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कंप्यूटर ग्राफिक्स कर्व के बारे में कि कौन सा कंप्यूटर ग्राफिक्स कर्व है। बेजियर कर्व्स, इम्प्लिक्ट कर्व्स, एक्सप्लिक्ट कर्व्स या ऑल ऑफ दी एबव। तो कर्व जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है ना, नहीं, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि ये तीनों प्रकार के कर्व आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर बात आती है कि जो कर्व होता है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स को बनाता है। मतलब जो कर्व है आप बनाते हैं उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। मतलब जितना आप कर्व बनाओगे वहाँ पर उतने पॉइंट्स आपके जनरेट होते चले जाएंगे। ठीक है, मतलब कि जो फर्स्ट पॉइंट है, मतलब आपका बिगिन पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में, वहाँ पर अनलिमिटेड नंबर्स आपके क्रिएट होते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मोड में कंप्यूटर सीमित कार्यक्षमता के साथ कार्य करता है? सेफ मोड, प्राइवेट मोड, पब्लिक मोड या प्रोटेक्टेड मोड। किस मोड में कंप्यूटर सीमित कार्यक्षमता के साथ कार्य करता है? देखिए, एक क्या होता है आपका जो नॉर्मली मोड होता है ना, पब्लिकली मोड होता है, उसमें कंप्यूटर के सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, वहाँ पर कुछ एरर्स होती हैं, तो वहाँ पर आप सेफ मोड में है ना वर्क कर सकते हो। वहाँ पर कंप्यूटर सीमित कार्य क्षमता के साथ कार्य करता है, इसको हम बोलते हैं सेफ मोड। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर नेविगेटर इन राइटर? कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, F5 या फिर नोटा। यहाँ पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं राइटर को, और राइटर में विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं कि नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है। साथ ही साथ वहाँ पर और भी शॉर्टकट कीज आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर जब आप जाते हैं दोस्तों व्यू मेनू के अंतर्गत, तो यहाँ पर आपको लास्ट में नेविगेटर का ऑप्शन मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। नेविगेटर के लिए F5 शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। स्टाइल के लिए F11, साइड बार के लिए कंट्रोल प्लस F5, फील्ड नेम के लिए कंट्रोल प्लस F9, फील्ड शेडिंग के लिए कंट्रोल प्लस F8, फॉर्मेटिंग मार्क के लिए कंट्रोल प्लस F10 का उपयोग करते हैं, और फुल स्क्रीन मोड के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये सब कुछ आपके पूछाता है, शॉर्टकट कीज आपकी पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर F5 हो जाएगा, क्योंकि नेविगेटर के लिए F5 का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेविगेटर जो है वो क्या करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम
कोई भी मैटर लिखना चाहते हैं, dt लिख के हमने F3 कर दिया, तो यहाँ पर देखिए आपका ये कंटेंट आ गया। हम इंसर्ट पे गए, यहाँ पर हमने सेव पे क्लिक किया और हमने कोई शेप यहाँ पर ले लिया, हमने एक शेप बना लिया, है ना। अब उसके बाद मान लीजिए कि हमें क्या करना है, कोई हेडिंग बनानी है, तो हमने यहाँ पर कुछ लिखा, अब है एक्सेल कंप्यूटर, हमने लिखा और लिखने के बाद इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम स्टाइल पे जाके हमने इसको हेडिंग 1 कर दिया, हेडिंग 1 हो गई। अब यहाँ पर देखो जब आप नेविगेटर पे क्लिक करोगे तो नेविगेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं कि आपने क्या क्या ले रखा है। तो देखिए पूरे डॉक्यूमेंट में 2 हेडिंग है, एक ब्लैंक हेडिंग है और दूसरी अभय एक्सेल कंप्यूटर के नाम से है। आपने डॉक्यूमेंट में अगर टेबल लिया होता तो यहाँ पर टेबल भी शो करता कि कौन कौन सा आपने लिया है, फ्रेम्स आप कितने लिए हैं वो सब आपको बताता, इमेज अगर आपने कोई ली है तो इमेज कितनी ली है वो यहाँ पर बताता। जैसे हमने ऑब्जेक्ट लिया है तो यहाँ पर देखिए कितनी बार है, 5 बार हमने यहाँ पर शेप्स का उपयोग किया है, 1 2 3 4 5, तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट में बता रहा है। मतलब कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें इंसर्ट कर रखी हैं वो सारी चीज़ें हमें देखना है, तो हम नेविगेटर की मदद से देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर को बंद करने से पहले शट डाउन कर देना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप कंप्यूटर को ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ करने से पहले शट डाउन करना जरूरी है। कंप्यूटर को कभी भी डायरेक्टली बटन के द्वारा मतलब स्विच के द्वारा बंद नहीं करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, शट डाउन का ऑप्शन है उससे आप शट डाउन कर देंगे। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके एक सेल फॉर्मेट को दूसरे सेल में कॉपी किया जाता है? क्लोन फॉर्मेटिंग, क्लोनिंग, फॉर्मेट सेटिंग या फॉर्मेट चेकिंग। बताइए। यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वन सेल फॉर्मेट कैन बी कॉपीड टू अनदर सेल। तो उसके लिए आपको प्रॉपर मिलता है क्लोन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, जिसकी मदद से एक सेल की फॉर्मेटिंग को दूसरे सेल में आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, कंपनी में कर्मचारी काम करने के बाद अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, इससे क्या सुधार होगा? मीन्स कोई भी कंपनी है, एक नियम है कि जब भी आप वर्क अपना फिनिश कर लें, वर्क फिनिश करने के बाद अपने कंप्यूटर को आपको ऑफ करना है। इससे क्या सुधार होगा? कैपेसिटी की, सिक्योरिटी की, एस्पेक्ट की या नन ऑफ दीज? तो ये सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, POP3 और IMAP एक समान है, बताइए क्या POP3 और IMAP सेम है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, POP3 और IMAP एक समान है ना। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, POP3 को रिप्लेस कर देगा IMAP। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। POP3 का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये है IMAP का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, मेमोरी कार्ड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दिस कार्ड कंटेन वोलेटाइल मेमोरी। यह कार्ड वोलेटाइल मेमोरी को संग्रहित करती है या उसको रखती है। दिस डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग प्रिंटिंग बारकोड। इस डिवाइस का उपयोग बारकोड्स को रीड और प्रिंट करने के लिए किया जाता है। दिस कैन यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मेमोरी कार्ड का उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए करते हैं। दिस कार्ड कंटेन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब अगर आपको ये पता होगा कि वोलेटाइल का मतलब क्या है और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी मेमोरी। तो मेमोरी कार्ड जो होती है वो एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है, परमानेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी डाटा आप रखते हो उसमें रहता है, लाइट रहे ना रहे डाटा उसमें सेफ रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स लाइनेक्स क्या है? कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या ऑल ऑफ दी अबव?
तो लाइनक्स क्या है? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। लाइनक्स का आविष्कार कब हुआ? यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। लाइनक्स का आविष्कार किसने किया? यह प्रश्न भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो फटाफट बताइए लाइनक्स क्या है, इसकी फैमिली क्या है, ये सब कुछ। तो लाइनक्स आपका क्या है? ओपन सोर्स है। कैसा है? ओपन सोर्स है। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो, अर्थात जिसका उपयोग करने के लिए, जिसको डाउनलोड करने के लिए कंपनी से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह कहलाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और यह यूनिक्स पर आधारित सॉफ्टवेयर है। किस पर? लाइनक्स जो है आपका यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी पॉइंट आप नोट करिएगा। अब उसके बाद बात आती है कि लाइनक्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब यह रिलीज किया गया। तो लाइनक्स आपका रिलीज हुआ था 17 सितंबर 1991 में। किसके द्वारा? तो लाइनस टोरवाल्ड्स, इनके द्वारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था, रिलीज किया गया था। अब एक क्वेश्चन पूछा आता है कि किस लैंग्वेज में इसको रिटन किया गया था, है ना? मतलब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस लैंग्वेज में रिटन किया गया? तो यहाँ पर मेन थी सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। कौन सी? सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, इसमें रिटन किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद कितनी लैंग्वेज में है? तो मल्टी लैंग्वेज में है, बहुत सारी लैंग्वेज में ये आपका अवेलेबल है, ये भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, आधार संख्या का भंडार किसे माना जाता है? एनपीसीआई मैपर, एनपीसीआई फिशर, एनपीसीआई लॉगर या एनपीसीआई रिड्यूसर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? आधार संख्या का भंडार किसे माना जाता है? तो आधार संख्या का भंडार माना जाता है एनपीसीआई मैपर को। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड, पहला नेटवर्क क्या कहलाता है? CNNET, NSFNET, ASAPNET या ARPANET? तो पहला नेटवर्क आपका ARPANET के नाम से जाना जाता है। अब एग्जाम में ARPANET का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है। तो ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है ARPANET का फुल फॉर्म। और ये कब यूज़ में आया था? तो ये आया था आपका 1969 में, 1969 में ये आपका यूज़ में आया था। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर का नाम कहाँ से बदला जाता है? कंट्रोल पैनल, कंप्यूटर नेम, विंडो प्लस L या चेंज नेम? तो कंप्यूटर का नेम अगर चेंज करना है, यूज़र नेम चेंज करना है या अन्य चीज़ें आपको करनी है, सेटिंग आपको करनी है, तो कंट्रोल पैनल पर आपको सारी सेटिंग अवेलेबल मिलती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। मान लीजिए आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है, कंट्रोल पैनल यहाँ पर आपने सर्च किया, कंट्रोल पैनल आपने ओपन कर लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्शन सेंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस रिलेटेड, डिफॉल्ट प्रोग्राम से रिलेटेड, है ना, ऑडियो कंट्रोल से संबंधित, डेस्कटॉप गैजेट से संबंधित, बिट लॉकर से संबंधित, डिवाइस मैनेजर से संबंधित, माउस से संबंधित, कीबोर्ड से संबंधित, फ़ॉन्ट से संबंधित, डिवाइस एंड प्रिंटर से संबंधित, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। प्रोग्राम एंड फीचर से संबंधित, जो भी कंप्यूटर में प्रोग्राम्स इंस्टॉल हैं उनसे संबंधित, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलती हैं कंट्रोल पैनल से, जहाँ से आप उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट, HTTPS किस पोर्ट पर कार्य करता है? ऑन विच पोर्ट डज HTTPS वर्क? 443, 445, 80 या 21?
अब आपको पता होना चाहिए कि भाई HTTPS का फुल फॉर्म क्या है। तो HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए फटाफट। तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और S रिप्रेजेंट करता है सिक्योर को। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट 443 होगा और इसका फुल फॉर्म भी आप नोट कर लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। कभी कभी पूछता है कि HTTPS में S क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सिक्योर को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट, वेबसाइट से ईमेल को हटा सकते हैं। कैन रिमूव ईमेल फ्रॉम वेबसाइट, ट्रू और फॉल्स। तो वेबसाइट से ईमेल को हटा सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। वेबसाइट से मेल हटाना है, आप मेल हटा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेल और वेबसाइट का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, वहाँ पर ऑप्शन रहता है, अगर आप चाहो तो डालो, नहीं तो मत डालो। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर और गैर वाष्पशील दोनों है। विच ऑफ दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी आर बोथ वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। गैर वाष्पशील से मतलब यहाँ पर क्या है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल से, है ना, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, इसका मतलब स्थायी और अस्थायी दोनों कौन सी है ना, रैम, कैश, बायोस या फिर रोम। देखिए प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी, है ना, क्योंकि उसमें जो डाटा है वो स्थायी नहीं रहता है ना, वोलाटाइल बोलते हैं, अस्थायी है। लेकिन रोम नॉन वोलाटाइल है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म, रीड ओनली मेमोरी। रोम के कितने पार्ट हैं, तो 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है। तो बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, याद रखिएगा। रैम कितने प्रकार के हैं, तो मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में गाना बजना क्या है, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में गाना बजना जो है वो आपका क्या कहलाता है, आउटपुट है ना, आउटपुट, बाहर आवाज मिल रही है, आउटपुट। अब नेक्स्ट, पहला सर्च इंजन कौन सा है, आर्ची, सफारी, वर्ल्ड वाइड वेब या मोजाइक। सर्च इंजन पूछा यहां पर कि पहला सर्च इंजन कौन सा है, तो पहला सर्च इंजन है आपका यहां पर आर्ची, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अगर आपसे ये पूछता कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो आप टिक करते वर्ल्ड वाइड वेब को, है ना, पहला आपका जो ब्राउजर है वो वर्ल्ड वाइड वेब है। अगर पूछता कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो आप टिक करते मोजाइक को। अब नेक्स्ट, इंटरनेट साझा करने के लिए उपयोगकर्ता के नेटवर्क पते को अनुवाद थेथरिंग कहलाता है, बताइए। जैसे कि आप USB के द्वारा नेटवर्क को ट्रांसफ़र करते हो, डेटा को ट्रांसफ़र करते हो, है ना, तो वो क्या है, वो इसी के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, क्या उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत है, यस, नो या फिर पार्शियल या फिर नोटा। तो उबंटू क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को एंटीवायरस की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
क्योंकि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एग्जीक्यूटेबल फाइल हैं वो वर्क नहीं करती हैं, जिससे वायरस आने की संभावनाएं भी नहीं होती हैं। इसीलिए उबंटू को एंटीवायरस की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट, रुपया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तमिल से, इंग्लिश से, उर्दू से या संस्कृत से? बताइए, रुपये शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो रुपये शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई थी? संस्कृत भाषा से हुई, संस्कृत शब्द से हुई थी। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ चैनल अभेक्षल कंप्यूटर को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी CCC की सबसे बेस्ट ई बुक की लिंक दी गई है। क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए और CCC एग्जाम को टॉप करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।